सो वेलकम की बेट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था, उसके बाद वाली वीडियो में हमने स्नेल्स लॉ के बारे में देखा था। तो जो आज का टॉपिक है वो है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, आज हम प्रिज्म के बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो ये प्रिज्म जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जनरली जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना होता है, ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो जो प्रिज्म है वो उसमें बेसिकली थ्री थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होते हैं और दो ट्रायंगुलर सर्फेसेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसके आगे वाला एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, और जो बेस है इसको हम बेस बोलते हैं, प्रिज्म का इसे हम बेस बोलते हैं। तो ये जो बेस है ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, और दो सरफेसेस ट्रायंगुलर होते हैं प्रिज्म में, दो सरफेसेस ट्रायंगुलर होते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, ये दोनों जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, इन्हें रिफ्रैक्टिंग साइड्स ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। ये जो एज है प्रिज्म का, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, तो लाइट बेसिकली क्या होता है, इस तरफ से एंटर करता है और इस तरफ से एग्जिट करता है। ठीक है, लाइट इस तरफ से इंसिडेंट होता है और इस तरफ से लाइट फाइनली रिफ्रैक्ट होकर निकलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो 3D सेक्शन है, 3D डायग्राम है। तो हम 3D तो बना नहीं सकते हैं पेपर में, तो हम जनरली 2D डायग्राम बनाते हैं। तो 2D में हम इस वाले सेक्शन को दिखाते हैं, मार्क कर देता हूँ, ये वाले सेक्शन हम इस तरफ से देखते हैं प्रिज्म को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2D डायग्राम बना दिया प्रिज्म का। तो ये जो सेक्शन है, मैं अगर इसको मार्क कर दूं ABC, तो इस ABC ट्रायंगल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो हम जनरली 2D में रिप्रेजेंट करते हैं प्रिज्म को। ठीक है, तो ये जो एंगल है 2D प्रेजेंटेशन में, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं ए। ठीक है, ये जो ए है इसे हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो प्रिज्म करता क्या है, प्रिज्म बेसिकली लाइट को बेंड करता है, लाइट को बेंड करने का काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ओके, ठीक, अब बनाते हैं प्रिज्म में कैसे होता है, रे डायग्राम कैसे बनता है उसे हम बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, अगर हमने एक रे कंसिडर किया, इंसिडेंट रे, जो कि प्रिज्म के सरफेस को, एक सरफेस को हिट करता है, तो ये एयर है और ये ग्लास है। लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर मूव कर रहा है, तो लाइट क्या होगा, बेंड होगा, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। तो या पहले तो हम नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा प्रिज्म का, और ये वाला एंगल के है। ओके, ओके, प्रिज्म एंगल बोलते हैं। तो लाइट जो है वो नॉर्मल की ओर बेंड होगा, तो लाइट कुछ ऐसे बेंड होता है पहली बार। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम फिर से जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रहा है फिर से। तो अब की बार जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है, तो जो लाइट रहे वो जा तो ऐसे रहा था, बट बेंड ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक, तो ये बेसिकली रे डायग्राम है एक प्रिज्म का। ओके, तो जो प्रिज्म है वो क्या करता है, वो लाइट को टुवर्ड्स द बेस बेंड करता है, ये वाला बेस है अपना। तो जो प्रिज्म है वो लाइट को टुवर्ड्स द बेस बेंड करता है। ठीक है, प्रिज्म बेंड्स द लाइट रे टुवर्ड्स इट्स बेस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, जैसे कि टॉपिक अपना टू इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस क्या क्या है, तो डेरिवेशन के लिए मैं पहले इन सबको थोड़ा इरेज करता हूँ, एक मिनट।
तो डेरिवेशन क्या क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड। ओके। तो अगर मैं बात करूं, तो चलिए इससे क्या। ओके। तो अगर मैं बात करूं, ये जो एंगल ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमें पता है ये बात। और उसके बाद जो रिफ्रैक्शन हुआ, इस एंगल को मैं बोलता हूँ हार। जो सेकेंड टाइम जो इंसिडेंस हुआ, वैसे तो I2 बोलना चाहिए, बट हम इसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। R2 से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। अब उसके बाद जब फाइनली लाइट रे बाहर निकलता है प्रिज्म से, तब जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम बोलते हैं ई मतलब एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये हमने कुछ एंगल्स को मार कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं क्या करूँ अभी। अभी मेरे जो दोनों नॉर्मल्स है ना, इन दोनों नॉर्मल को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, इन दोनों नॉर्मल को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो क्या हमसे बता सकते हैं दैट ये कितना होगा। ये जो एंगल है कितना होगा। जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। ये जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस R1 प्लस R2। कैसे हुआ, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया। किस ट्रायंगल को कंसिडर किया सर, हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया। इस ट्रायंगल को कंसिडर किया, जिससे हमें ये पता चल गया दैट जो सम है तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स का 180 डिग्री होता है। तो इस वाले एंगल का सम जो इस वाले एंगल का जो वैल्यू होगा 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा, ठीक है सर। अब अब अगर आप अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को इमेजिन करें, इस क्वाड्रिलेटरल को कंसिडर करें, तो आप ये देखेंगे दैट हमें ये पता है इन केस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो अपोजिट साइड का सम है वो 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम ये लिख सकते हैं दैट ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स का सम इन केस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम 180 से 180 को काट सकते हैं। तो ए का जो वैल्यू है, तो जो ए का वैल्यू है वो बन जाता है R1 प्लस R2। तो ये पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये जो है वो ये पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ऑलराइट। तो ये पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको याद रखना है इस फॉर्मूला को, दैट ए जो प्रिज्म एंगल है वो बराबर है R1 प्लस R2 के, ठीक है। अब दूसरा डेरिवेशन क्या कहता है। ओके। तो पहले हम देखते हैं जो इंसिडेंट रे है वो अगर प्रिज्म नहीं होता तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से मूव करता, राइट। लेकिन क्योंकि प्रिज्म आ गया तो उसने लाइट को इमरजेंट रे बना दिया, लाइट को बेंड कर दिया। और अब जो फाइनल है वो इमरजेंट रे, इसे हम इमरजेंट रे बोलते हैं, इसे हम एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। ये जो ई है वो एंगल ऑफ इमरजेंस है। ये जो रे है ये इमरजेंट रे, ठीक है। ओके। तो जो प्रिज्म है उसने लाइट को बेंड कर दिया। तो ओरिजिनली तो अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाता, क्योंकि प्रिज्म ने बेंड कर दिया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, ये जो एंगल बना इसे आप बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सेम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा ट्रायंगल के बारे में, प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होता है दैट अगर ये वाला एंगल अगर कुछ एक्स मान लेते हैं और ये इसको थीटा 1 थीटा 2 मान लेते हैं, तो जो एक्स है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये वाला प्रॉपर्टी हमें पता है। इस वाले प्रॉपर्टी को अगर हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करें, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में अप्लाई करें, तो हमें वैल्यू क्या देखने को मिलेगा। तो हम क्या ये लिख सकते हैं दैट डेविएशन इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। मैंने इसको कैसे लिखा सर, क्योंकि मैंने अभी इस वाला एंगल को कंसिडर किया। ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये I माइनस R1 होगा, और ये जो एंगल है ये ई माइनस R2 होगा। क्या आप देख सकते हैं इसे कैसे, क्योंकि ये जो टोटल
कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल आई है क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वैसे ये कंप्लीट एंगल ई होगा। ठीक है, तो अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए, ओके एक सेकेंड, ठीक है, तो अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए बस, तो हम उसे आई माइनस आर लिख सकते हैं, और ये वाला एंगल अगर हमें चाहिए तो हम इसे ई माइनस आर टू लिख सकते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे तो हम डेल इक्वल्स टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम अब ऐसे लिख सकते हैं दैट आई प्लस ई माइनस, अगर माइनस कॉमन लिया मैंने तो आर वन प्लस आर टू, तो ये हो गया आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू का वैल्यू क्या था, तो हमने लिख दिया डेल इक्वल्स टू, यानी कि डेविएशन इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, तो ये अपना दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, बहुत ईजी है वैसे ये, ज़्यादा नहीं है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्लियर होता है, और जो प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला है वो क्लियर होता है। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। अब जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो एंगल ऑफ डेविएशन का ही है, तो सवाल आपको एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में ही पूछता है। तो हम देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या है जो कि अफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। पहले तो ये तो क्लियर हो गया होगा सबको, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स क्या क्या है, तो जो पहला फैक्टर है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। हम तो जनरली ग्लास को कंसिडर करते हैं, लेकिन हम किसी अलग मटेरियल से भी प्रिज्म को बना सकते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होगा। तो जिस जिस प्रिज्म का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लाइट को उतना ज्यादा ही बेंड करेगा, राइट, वो लाइट को उतना ज्यादा बेंड करेगा, जितना ज्यादा वो लाइट को बेंड करेगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये तो समझ में आता है हमें। ओके, अब देखते हैं सेकंड चीज क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होता है। ये तो हमने पहले के लेक्चर में देखा है। बस हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो पता होना चाहिए बस। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। याद ऐसे रख सकते हैं हम इजी। अब थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है, लैम्डा, लैम्डा ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा लाइट का, इतना ज्यादा वेवलेंथ होगा लाइट का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर लाइट कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही सवाल आता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए मैंने एक नया टॉपिक ही लगा दिया, दैट एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो पहले समझते हैं क्या होता है जब हम एंगल ऑफ, ओके, जो अपना डेविएशन का फॉर्मूला था वो आई प्लस ई माइनस ए था। तो ए तो फिक्स होता है हर एक प्रिज्म के लिए। ठीक है, जो ई है वो डिपेंड करता है आई के ऊपर। ई जो है वो डिपेंड करता है आई के ऊपर। पता है कैसे डिपेंड करता है ई आई के ऊपर? ठीक है, ई जो है डिपेंड करता है आई के ऊपर। अब जो डेविएशन है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट डेविएशन डिपेंड्स अपॉन आई, डिपेंड्स अपॉन आई, राइट, क्योंकि ई भी तो डिपेंड करता है आई के ऊपर। तो डेविएशन जो है वो डिपेंड करता है आई के ऊपर। ठीक है, तो जब हमने चेंज किया, जब हमने इंसिडेंस एंगल को चेंज किया या फिर प्रिज्म की पोजीशन को चेंज किया, जैसे कि इंसिडेंस एंगल चेंज हो, तब क्या हमने नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया दैट पहले जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे थे तब जो प्रिज्म, जो एंगल ऑफ डेविएशन था, जो डेविएशन एंगल था वो घट रहा था। घटता घटता गया, वो एक मिनिमम पॉइंट आया। उसके बाद जब हमने इंसिडेंट रे को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, तब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बढ़ने लगा। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया। तो इसे हम ग्राफ से भी देख सकते हैं हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया था। हमारा हमारा ऑब्जर्वेशन ये था दैट जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन, इस तरफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल है और इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ठीक है, तो जब हमने इंसिडेंस एंगल को बढ़ाया
तब जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो घटने लगा, घट घट के एक मिनिमम वैल्यू पर आया। ये मिनिमम वैल्यू, डेर मिनिमम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिनिमम वैल्यू पे आया। उसके बाद जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, तब जो डेविएशन एंगल है वो बढ़ने लगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, किसका, डेल वर्सेस आई का ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको कि कैसे आया है। ठीक है, अब अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस ग्राफ से, उस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को हम समझते हैं क्या है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है दैट फॉर अ पर्टिकुलर डेल, यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन, हमें दो वैल्यूज मिलते हैं इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन हमें दो वैल्यूज मिलते हैं इंसिडेंस के। ये I1 मान लेते हैं और ये I2 मान लेते हैं, दो वैल्यूज हमें मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें दो वैल्यूज मिल रहा है, ऐसा क्यों होता है? अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन हमें दो वैल्यूज ऑफ इंसिडेंस क्यों मिलता है। ओके, देखते हैं इसे। मैंने एक प्रिज्म बना दिया फिर से। ठीक, तो मैं इस प्रिज्म में एक रे इंसिडेंट करा रहा हूँ। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रे होता है ये मोनोक्रोमैटिक होता है, मोनोक्रोमैटिक। ये व्हाइट लाइट नहीं होता, ये सिंगल वेवलेंथ का लाइट होता है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक। ओके, तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रे को इंसिडेंट किया, लाइट रे बेंड होगा, टुवर्ड्स द बेस बेंड होगा, उसके बाद एंगल ई बना के वो बाहर निकल जाएगा रे। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये एंगल है, तो बेसिक प्रिज्म का रे डायग्राम है। अब अगर मैंने आई से इंसिडेंट कराया लाइट को, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन बना वो मान लेते हैं कुछ डेल बने। ठीक है, वो डेल बना, एक मिनट। अब जो एंगल ऑफ डेविएशन बना वो डेल बना। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये अगर पी क्यू है और ये आर एस है, ये जो रे आर एस है। ठीक, अब मैंने पी क्यू के डायरेक्शन में रे को इंसिडेंट किया तो निकला आर एस के डायरेक्शन से। अब अगर मैं क्या कर दूं, अब अगर मैं आर एस के डायरेक्शन में रे को इंसिडेंट कराऊं तो वो निकलेगा किससे, पी क्यू के डायरेक्शन। तो अगर मेरा आर एस इंसिडेंट रे हो तो जो इमरजेंट रे होगा वो पी क्यू होगा। ठीक है, तो अगर मेरा आर एस इंसिडेंट रे तो इमरजेंट रे तो पी क्यू होगा। लेकिन इस केस में भी अगर हमने लाइट के पाथ को रिट्रेस कराया आर एस से इंसिडेंट करा के, इस केस में भी जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा सर, देखते हैं। बेसिकली डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस ए। तो हमने किया क्या है, हमने बेसिकली आई और ई को एक्सचेंज किया है बस। पहले हम आई एंगल से इंसिडेंट करा रहे थे, अब हम ई एंगल से इंसिडेंट करा रहे हैं। और पहले ई एंगल से इमरजेंट रे निकल रहा था, ई एंगल टू द नॉर्मल। अब आई एंगल बना के टू द नॉर्मल इमरजेंट रे निकाला है, और ए तो फिक्स ही है, ए तो फिक्स ही है। तो डेविएशन में क्या कोई चेंज होगा क्या, डेविएशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है दैट फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस ई, दोनों वैल्यूज के लिए जो डेविएशन है हमारा वैल्यू सेम आ रहा है। तो वही चीज हमने ग्राफ में देखा था दैट फॉर टू वैल्यूज, एक एक वैल्यू जो होगा आई होगा, सॉरी, एक वैल्यू जो है वो फॉर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक वैल्यू जो है वो आई होगा, तो दूसरा वैल्यू जो है वो ई होगा, दूसरा वैल्यू जो है वो ई होगा। तो ये बात हम इससे देख सकते हैं। अब अगर आप इस पे फोकस करें, डेल मिनिमम, मिनिमम डेविएशन जो मिनिमम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को फोकस करें आपको दिखेगा दैट इसके इस पॉइंट के लिए बस एक यूनिक आई, यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसका मतलब क्या है, यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, इस केस में ओके, पहले हमें आई और ई दो वैल्यूज मिल रहे थे, उसके बाद हम और नीचे आए तब भी हमें दो वैल्यूज मिल रहे थे, एक आई होगा एक ई होगा। और नीचे है, और नीचे है ग्राफ में, डेविएशन में मिनिमम करते गए, तब एक ही यूनिक वैल्यू में मिनिमम पॉइंट आएगा। तो उस मिनिमम पॉइंट पे जो वैल्यू होगा आई का, क्या हम ये लिख सकते हैं आई बराबर ही, क्या ये आपको समझ में आता है, क्या ये आपको समझ में आता है कि हम ऐसा लिख सकते हैं आई बराबर ही, इस पॉइंट पे जो मिनिमम पॉइंट पे एक ही वैल्यू है आई का, इसका मतलब आई बराबर ई होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको।
हम इधर से भी देख लेते हैं, ये आपकी बुक का ही कटआउट पेज है। ओके, तो इस पे आप क्लियरली देख सकते हो ये दैट ये पहला केस है अपना, जिसमें कि आई ग्रेटर देन ई है बेसिकली। तो जब हमने 70 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट कराया, तो वो एमरजेंट जो एमरजेंट रहे वो 33 डिग्री में आता है, यानी कि एंगल ऑफ एमरजेंस 33 डिग्री है। तो उस केस में जो एंगुलर डेविएशन बना वो 43 डिग्री का बना, ठीक है। यानी कि फॉर 70 डिग्री, फॉर इंसिडेंट एंगल 70 डिग्री, जो डेविएशन है वो 43 डिग्री है, जो डेविएशन है। फॉर 33 डिग्री ऑल्सो जो डेविएशन है, अगर हम ऐसे लाइट को स्ट्राइक कराएं सरफेस पे, रिट्रेस करेगा वो पाथ, और फॉर 33 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेविएशन है वो फिर से 43 डिग्री आता है। तो इस डायग्राम से हमें ये क्लियर होता है। दूसरा डायग्राम अगर हम देखें ये वाला, इस केस में क्या है, ई ग्रेटर देन आई है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी 30 डिग्री से इंसिडेंट करा रहे हैं या फिर 70 डिग्री से इंसिडेंट करा रहे हैं, तो 77 डिग्री से इंसिडेंट करा रहे हैं। तो दोनों ही केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना आता है, अ, इधर है। ओके, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है, सेकंड, ओके गाइस, प्रॉब्लम और चल नहीं रहा है स्क्रीन पे। हाँ जी, चलने लगा। ओके, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये 47 डिग्री है, ठीक है। 47 डिग्री आता है, राइट। ये एंगल ऑफ डेविएशन है फॉर 30 डिग्री, फॉर 30 डिग्री भी जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये 47 डिग्री है। फॉर 77 डिग्री जो डेविएशन है वो भी 47 डिग्री है। आप देख सकते हो दोनों ही केस में ये 43 है और ये 47 है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये है थर्ड केस। इस केस में आई बराबर ई हो जाता है, ठीक है। आई बराबर ई होता है। तो 48 डिग्री पे जब हमने इंसिडेंट किया तो जो इमरजेंट रे है वो भी एंगल 48 डिग्री बनाता है। तो उस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो 36 डिग्री आता है। और ये जो 36 डिग्री है वो मिनिमम है सबसे। पहले केस में 43 आया, सेकंड केस में 47 आया, तो जो थर्ड केस है इसमें हमने आई बराबर ई लिया, तो उस केस में जो डेविएशन 36 डिग्री है वो सबसे कम है। तो ये बुक आपके बुक में एक इमेज दिया था, तो इसे हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब है मिनिमम डेविएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही सवाल बनता है मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमने जो पहला कंडीशन देखा वो था आई का बराबर ई, आई बराबर जो पहला कंडीशन था। अब अगर हम बात करें फिर से, एक हम प्रिज्म बनाते हैं। अभी इस प्रिज्म में ये वाला जो एंगल है ये आई है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है दैट मिनिमम डेविएशन के केस के लिए जो ई वो आई के बराबर है, तो इसको मैंने फिर से आई लिखी। तो अगर ये आई है तो ये इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैंने आर से रिप्रेजेंट किया तो क्या ये एंगल भी आर होगा, देखो फिर से यार, क्या ये एंगल भी आर ही होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा सर, क्योंकि अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो हम क्या ये लिख सकते हैं, और ये एयर है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं दैट म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू और म्यू साइन आर। और म्यू वन तो बेसिकली एयर ही है, तो ये वन होगा, यानी कि साइन आई बराबर म्यू साइन आर। क्या हम ये लिख सकते हैं पहले रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन क्या हम ये लिख सकते हैं दैट म्यू साइन आर बराबर बराबर वन साइन आई। और अगर मैं इसे आर डैश मान लूँ, आर डैश, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं दैट साइन आर डैश बराबर साइन आई बाई म्यू आता है, साइन आई बाई म्यू आता है। वैसे ही यहाँ से जो आर है, यहाँ से जो आर है वो वही साइन आई बाई म्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट आर इक्वल आर डैश इक्वल्स टू आर। तो ये दोनों एंगल बेसिकली आर और आर डैश बेसिकली बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं ये प्रूव करना चाहता था। ओके, ठीक। तो ये आर हो गए। तो ये दूसरा है, दूसरा आ, दूसरा ऑब्जर्वेशन है फॉर मिनिमम डेविएशन, जो कि है आर वन बराबर आर टू। एक होता है आई बराबर ही, दूसरा है आर वन बराबर आर टू। तो अब
जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू था R1 प्लस R2। तो क्योंकि R1 R2 बराबर है, फॉर मिनिमम डेविएशन ए का वैल्यू 2R हो जाता है। ठीक है, तो डेविएशन का भी वैसे फॉर्मूला चेंज होता है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस के। तो क्योंकि आई और ई दोनों बराबर हो जाता है, तो डेविएशन हम लिख सकते हैं 2i माइनस ए। ठीक है, लिख सकते हैं। तो याद रखने वाला क्या है, फॉर इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें ये तो रिजल्ट्स को याद है, इन दोनों रिजल्ट्स को हमें याद रखना है। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट्स को हमें याद रखना है फॉर मिनिमम डेविएशन। तो गाइस ये भी हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि है, ओके, जो कि to get the graph showing the variation of angle of deviation with the angle of incidence experimentally, the direction of incident ray is kept unchanged and the prism is rotated। इसका मतलब क्या है, दैट जब हम मेजर करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को, तब हम जो इंसिडेंट रे, मान लेते हैं ये लेजर है जो कि इंसिडेंट रे छोड़ रहा है, तो जो प्रिज्म है मेरा हाथ में, तो हम प्रिज्म को रोटेट करके इंसिडेंट एंगल को चेंज करते हैं। बेसिकली प्रिज्म को रोटेट करके इंसिडेंट एंगल को चेंज करते हैं, इसे फिक्स रखता है इस इंसिडेंट रे को। ठीक है, इसे फिक्स रखता है प्रिज्म का एंगल, प्रिज्म को रोटेट करके। तो जिस पोजीशन पे, जिस प्रिज्म के पोजीशन पे हमें मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। उस प्रिज्म के पोजीशन को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। अबे यूज ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये जो टॉपिक है यूज ऑफ मिनिमम या एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्लास 12 में आता है। क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो है और क्लास 10 तक पर, तो हम इसे भी देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ओके, तो क्या है मिनिमम डेविएशन एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन ये है, इसे हम इसलिए यूज करते हैं टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अरे सर, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन है कैसे? रिलेशन ये है दैट हमें पता है दैट इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जो ए है वो 2r के बराबर होता है, और जो डेल है, डेल मिनिमम है, वो 2i माइनस ए के बराबर होता है। मैं पहले देखा था अभी। तो यहाँ से हम r को क्या a/2 लिख सकते हैं, और जो i है वो डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं सर। ओके, अब देखते हैं आगे। अब अब अगर मैं प्रिज्म में स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ, पहली सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ दैट ये एयर है और ये प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, लेट्स से ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, जिसकी हमने देखा था मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ तो क्या होगा अपना, तो हम लिख सकते हैं दैट साइन आई बराबर म्यू साइन आर। ठीक है, यहाँ पर एक 1 आएगा क्योंकि एयर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ दैट साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। ठीक है, अब आई की जगह मैं ये वाला टर्म को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आर की जगह मैं a/2 सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो क्या बनता है म्यू का वैल्यू साइन डेल मिनिमम। ओके, एक सेकेंड, मैं इसको इधर लिखा हूँ। क्या बनता है वैल्यू, म्यू का वैल्यू बनता है साइन डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन a/d। तो क्लास 12 में हमें इस टॉपिक से, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है, और हमें ये भी पता है दैट अगर साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल अगर थीटा, तो इसको भी हम म्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट्स साइन वगैरह हटा दें और डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन a/, म्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास 12 के लिए था। 10th में इस फॉर्मूला का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सवाल लिखते हैं कुछ। ओके, तो 2 सवाल है, देख लेते हैं। विच कलर ऑफ द व्हाइट लाइट डेविएट्स मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। तो हमें पता है दैट व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स में बना है, विग्डियो जिसे हम बोलते हैं।
तो कौन सा कलर ज़्यादा डेविएट होता है सबसे? तो क्या वो रेड है या फिर वो वायलेट है? इसको हम समझते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डेविएशन। तो हमने ये देखा था, जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है, हमें पता है जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होता है, ठीक है? तो लैम्डा ज़्यादा किसका है? रेड का है। तो ओके, डेविड्स मोस्ट पूछा है, रेड डेविड मोस्ट पूछा है, मोस्ट डेविड पूछ रहा है, ठीक है। तो वायलेट को अगर हम देखें तो वायलेट का लैम्डा सबसे कम होता है, ठीक है। लैम्डा अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, तो डेविएशन तो सबसे ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा अपना वायलेट, वायलेट कलर लाइट जो ज़्यादा डेविएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A ray of light incident at an angle of incidence 48 degree on a prism of refracting angle भी मतलब prism angle है basically. Refractive angle 60 degree. Suffers minimum deviation. Okay, calculate the angle of minimum deviation. ठीक है, हमें डेल मिनिमम निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमें पता है डेल मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है। डेल मिनिमम का फॉर्मूला 2y माइनस ए होता है। तो हमें ए तो पता है 60 डिग्री है, तो 2 इंटू इंसिडेंट एंगल 48 है, 2 इंटू 48 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 96 माइनस 60 डिग्री जो क्या आता है 36 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। और एक चीज़ देख लेते हैं फाइनली, जो अगर अगर अपना जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब सारे एंगल 60 डिग्री प्रिज्म के। तो जो रे ऑफ लाइट जाता है वो पैरेलल टू द बेस ट्रैवल करता है, क्योंकि हर जगह सिमेट्री है। तो जो रे जाता है ये पैरेलल है पैरेलल टू बेस, ये पैरेलल टू द बेस ट्रैवल करता है, ठीक है। और अगर ये जो प्रिंसिपल सेक्शन है, इसे हम प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं, मैंने पहले स्लाइड में ही बताया था। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन जाए, अगर ये ये जो प्रिंसिपल सेक्शन है अगर ये आइसोसेलेस भी बन जाता है, तब भी जो रे है वो पैरेलल होता है, ठीक है। तब भी जो रे है वो पैरेलली मूव करता है, पैरेलल होता है टू द बेस। तो ये सवाल में क्वेश्चंस में हमें यूज में आ सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो प्रिज्म है वो खत्म होता है। फर्दर लेक्चर में हम ग्लास लैब के बारे में देखेंगे और जो बाकी रिमेनिंग छोटे छोटे टॉपिक्स एप्लीकेशन है और टीआईआर और क्रिटिकल एंगल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय।